हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू का। आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बीपीएससी 132 यानी बीपीएससी 132 इसका कोड है। और आपको इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और क्या होता है बच्चे कि इसमें अगर आप 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर केवल पढ़ के चले जाते हैं तो आपके क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर पूरी बुक नहीं भी पढ़ते ना तो आप केवल 2-3 पेपर पीछे के पढ़ लोगे तो आप उतने में अच्छे से पास हो जाओगे, आपके सही मार्क्स आएंगे। तो वही मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट कोड आपको बता ही दिया है, और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है, और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ये आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जो हमारा इग्नू के लिए हमने ग्रुप बना रखा है वो है एकलव्या इग्नू। ठीक है, बस आपको एकलव्या इग्नू सर्च करना है, आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा। ये ग्रुप का लोगो है, आप इसे देख के पहचान के उसमें जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। आपका टोटल आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर इसमें आपके टोटल देखा जाए तो 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 करोगे तो आपको 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी सेक्शन 1 और 2 में डिवाइड होता है। ठीक है, वहाँ से आप उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए प्रत्येक प्रश्न इसमें क्या है, प्रश्न पत्र 2 भाग में है। प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखिए ये भी समझ लीजिए, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से आपका डिवाइड है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो कम से कम एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 4 क्वेश्चन कर दो और इधर से एक कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम एक जगह से 2 क्वेश्चन होने चाहिए तो दूसरी जगह से 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन पेपर है। पार्ट 1 में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं 1 2 3 4, और फोर्थ में आपको ये कमेंट्स वाला क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए उदारवादी जो उपागम है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो भारत की राजनीति को हम 2 परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। कैसे समझेंगे हम? एक तो मार्क्सवादी जो हमारी अवधारणा है इसके रूप में देखते हैं, और दूसरी हमारी इसको उदारवादी भी कहते हैं, इसको व्यवस्थावादी भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखें, इसको गैर मार्क्सवादी भी कहते हैं। याद रखना, गैर मार्क्सवादी भी इसको कहा जाता है। तो 2 अवधारणाओं के रूप में भारत की राजनीति को समझा जाता है। ठीक है, मार्क्सवादी पे एक क्वेश्चन मैंने अलग से बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। अगले क्वेश्चन में मार्क्सवादी को डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम केवल फोकस करेंगे उदारवादी पे। तो उदारवादी क्या है? ये लिबरल होते हैं। ठीक है, लिबरल मतलब थोड़े उदार विचार होते हैं इनके, नरम आप कह सकते हो। तो अब समझिए ये क्या कहना चाहते हैं। तो जो उदारवादी होते हैं ना, ये राज्य को अधिक महत्व नहीं देते। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से होता है। ठीक है, इसको आप वो राज्य मत समझना जैसे कि हमारे देश में जो राज्य हैं उसके रूप में नहीं। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार है। पॉलिटिकल साइंस में उसकी अपनी एक अलग भाषा होती है, और पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य का मतलब सरकार से या सत्ता से होता है हमेशा। तो यानी कि जो उदारवादी लोग होते हैं ये लोग राज्य को अधिक महत्व नहीं देते, यानी कि सरकार को ज़्यादा महत्व नहीं देते। ठीक है, ये किस बात पे बात करते हैं? जो उदारवादी होते हैं ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। यानी हमेशा फ्रीडम की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति होता है वो समझदार होता है, वो विवेकशील व्यक्ति होता है। ठीक है, वो अपने विवेक के आधार पे क्या सही है क्या गलत है वो फैसले ले सकता है। तो ऐसे में राज्य को उस पर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, सरकार को ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए, लोगों की राजनीतिक सहभागिता के पक्षधर है, यानी कि ये चाहते हैं कि लोग जो है राजनीतिक रूप से सहभागिता करें, यानी राजनीति में शामिल हों। ठीक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसा ये चाहते हैं। जो उदारवादी होते हैं ये स्वतंत्रता को, समानता को, मानव अधिकारों का इनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी इनका समर्थन करते हैं। ये हमेशा स्वतंत्रता की बात करेंगे। ठीक है, समानता की बात करेंगे, यानी तो इक्वेलिटी हो जाएगा आपका, लिबर्टी फ्रीडम वगैरह हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राज्य का कर्तव्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, यानी उदारवादी ऐसा मानते हैं कि जो राज्य होता है यानी कि जो सरकार होती है उसका कर्तव्य होता है कि जो जो कमज़ोर वर्ग है, यानी समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, दबे कुचले वर्ग है, या जो एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, गरीब है, ठीक है, उन लोगों को यानी ऐसे वर्गों की सुरक्षा के लिए राज्य होना चाहिए। राज्य को इनकी सुरक्षा पे अधिक ध्यान देना चाहिए।
आगे देखते हैं। तो ये तो था, ये तो कुछ बेसिक उदारवादी इनकी जो इनकी विचारधारा होती है ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपसे ये नहीं पूछा कि आप केवल इतना बता दो और आपका आंसर हो जाए, नहीं, आप क्वेश्चन को दोबारा देखो एक बार। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए उदारवादी उपागम के बारे में बताना है, यानी भारतीय राजनीति का जब अध्ययन करते हैं जो उदारवादी तरीका है उसको अध्ययन करने का वो बताया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो उदारवादियों के बारे में बेसिक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो समझाऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा। तो देखिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आपको केवल उतने पे फोकस करना है। उदारवादी उपागम जो है वो भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थावादी उपागम का एक बदला हुआ प्रकार है। अब यहाँ पे देखिए इसको उदारवादी उपागम भी कहा जाता है, इसको व्यवस्थावादी भी कहा जाता है, दोनों हो सकता है आपसे पेपर में उदारवादी ना पूछ के व्यवस्थावादी पूछ ले, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे देखो, जब उदारवादी दृष्टिकोण को भारतीय राजनीति के अध्ययन में प्रयोग करते हैं तो इसे व्यवस्थावादी अवधारणा भी कहते हैं, ठीक है। डेविड ईस्टन जो थे इन्होंने क्या, और ये जो जेम्स एस कॉलमैन थे, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी इसकी, ठीक है। 1950 से 1960 में जो विकासशील देश हैं इनकी राजनीति व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया था। यानी कि ये जो दो विद्वान लोग हैं जैसे डेविड ईस्टन हो गया और जेम्स एस कॉलमैन हो गया, इन्होंने सबसे पहले ये जो उदारवादी व्यवस्था है, उदारवादी जो अवधारणा है इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। और किस चीज़ की खोज में करी थी इन्होंने, ये क्या करते थे, ये जो विभिन्न देश जो विकासशील देश हैं उनकी राजनीति का अध्ययन करते थे, ठीक है। उनकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए ये वाला तरीका अपनाते थे ये, और ये रूपरेखा जो है वो आधुनिक विकास की रूपरेखा के रूप में जानी जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था, विकासशील देशों या समाजों में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास का अध्ययन करना। देखिए ये क्या करते थे, जो विकासशील देश हैं उन देशों में जाकर उनके समाज का अध्ययन करते थे, उनके यहाँ पे जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसका अध्ययन करते थे, राजनीतिक संस्थाओं का कितना विकास हुआ है उसका अध्ययन करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो समझना, इस कन्फ्यूज़न को दूर रखना कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं विकास का मतलब अर्थव्यवस्थावादी जो अवधारणा होती है उसमें देखते हैं, नहीं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था या फिर जो विकास की दर या आधारभूत जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे, मतलब अर्थव्यवस्था की बात नहीं चल रही, यहाँ पे राजनीतिक संस्थाओं की बात चल रही है। ये अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते, अर्थशास्त्री नहीं है ये राजनीतिक संस्थाओं की वहाँ पे अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसका जो मुख्य लक्ष्य है, इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो है राजनीतिक संस्थाओं या जो संगठन है उसका विकास करना, क्योंकि जब ये राजनीतिक संस्थाओं को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तभी तो इनको पता लगेगा कि उसमें कमी क्या है, उसमें किस चीज़ की कमी है, कहीं उसमें तालमेल की कमी तो नहीं है, या फिर क्या संसाधन और चाहिए, तभी इनको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए इनका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है कि राजनीतिक संस्थाओं को समझना, उनकी कार्यशैली को समझना और उसमें जो कमी है उसको दूर करना, विकास, अपनी राय वगैरह देना, ठीक है, ये काम हो जाते हैं। आगे देखिए, इस उपागम में राजनीतिक व्यवस्था का संबंध राजनीतिक संस्थाओं, संरचना और प्रक्रिया से है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सीधा सीधा जो उदारवादी उपागम है इसमें सीधा सीधा राजनीतिक संस्था जो होती है उसका ध्यान रखा जाता है। राजनीतिक जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे भारत का राजनीतिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में आपके राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर का पद है हमारे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर की अलग शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की कुछ अलग शक्तियाँ हैं, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका और राज्यों की जो कार्यपालिका है वो अलग है, केंद्र की कार्यपालिका अलग है, राज्य की विधायिका, ठीक है, केंद्र की विधायिका, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है पूरा सरकार का, उस पूरे स्ट्रक्चर को समझना, राजनीतिक जो हमारे यहाँ पे संस्था है उसको समझना, और हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, यानी चुनाव कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों को समझना इनका काम है, ठीक है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में, यानी जब आज़ादी मिली थी देश को, तो स्टार्टिंग के जो वर्ष थे उसमें कई राजनीतिक विद्वानों ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए इसी उपागम को अपनाया था। देखिए दो उपागम है, एक मार्क्सवादी और एक उदारवादी। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ये उदारवादी किया जाता है, ठीक है। मार्क्सवादी पे कम ही लोग मानते हैं उसको बेहतर, ज़्यादातर उदारवादी के पक्ष में ही रहते हैं। 1970 के दौरान विभिन्न विद्वानों ने अपने शोध में व्यवस्थावादी उपागम का प्रयोग करा, इसी को हम उदारवादी भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल, यानी जो पॉलिटिकल हमारी पार्टी होती है, जाति, धर्म, भाषा, ठीक है, नेतृत्व, चुनाव व दबाव समूह का शामिल किया। यानी इन्होंने जो इस जो व्यवस्थावादी उपागम था इसका प्रयोग किया, और राजनीतिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो हमारी जो यहाँ पे कास्ट में डिवाइड है, धर्म, भाषा, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया अपने अध्ययन में। लेकिन 1970 के अंत तक भारतीय समाज में कुछ परिवर्तन हो गए, जिससे कि राज्य का स्वरूप भी बदल गया। भारतीय समाज में काफ़ी परिवर्तन हुए, क्योंकि आज़ादी के समय
जो सिचुएशन थी वो अलग थी, लेकिन धीरे 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 समय बदला तो भाई काफ़ी हालात बदले, तो उसके अनुसार सिचुएशन बदली। ठीक है, तो यहीं पे एक चीज़ होता है कि राज्य का स्वरूप बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि कुछ परिवर्तन आ गए थे। परिवर्तन क्या हुए? तो सबसे पहले देखिए भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून सरकार लेके आई थी, इसके तहत कुछ बदलाव हुए। हरित क्रांति को अपनाया गया था, जिसके तहत भी कुछ बदलाव हुए। कल्याणकारी नीति, हमारी जो सरकार थी वो ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही थी जिससे कि जनता को लाभ हो सके। ठीक है, जनता के लिए कल्याणकारी योजना बनाना, पॉलिसी लाना, तो ये सारे बदलाव हुए हमारी सरकार में। तो ऐसे में क्या हुआ? राज्य का स्वरूप भी बदला। जब समाज में बदलाव होगा तो राज्य का स्वरूप बदलेगा। तो इसलिए फिर 1970 के बाद जो है उदारवादी उपागम जो है इसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, जब राज्य का स्वरूप बदला तो ये जो उदारवादी उपागम था इसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी उपागम। ठीक है, मार्क्सवादी भी आपके पेपर में देखिए 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। या तो मार्क्सवादी उपागम पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर आपका उदारवादी पूछ लेते हैं, या फिर आपका गांधीवादी भी पूछ लेते हैं, तो आप उसको भी पढ़ के जाना। इन 3 में से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है पेपर में, पक्का फंसता है एक क्वेश्चन, तो बिल्कुल तीनों क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं। तो चलिए मार्क्सवादी को समझ लेते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ ताकि आपको आगे आसान रहे। देखिए मार्क्सवादी जो विचारधारा है, कार्ल मार्क्स वगैरह जो है इनकी विचारधारा है। ठीक है, जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं, कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज जो होता है वो 2 वर्ग में बटा होता है। ठीक है, समाज में एक वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग कौन सा है? जिसको हम कहेंगे अमीर वर्ग। इसमें उद्योगपति लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, इनके पास संसाधन होते हैं। दूसरी तरफ एक वर्ग होता है जो कि गरीबों का वर्ग होता है, जिसको हम मजदूर वर्ग में मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम गरीब कहेंगे, ये गरीब वर्ग होता है। अब यहाँ पे एक अंतर समझिए, मार्क्सवादी कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग जो होता है इसकी संख्या जो होती है वो कम होती है। क्या होती है इसकी संख्या? इसकी संख्या कम होती है। यानी कि आप कभी भी देखोगे समाज में अंबानी, अडानी या ऐसे जो जो उद्योगपति हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, वो उनकी संख्या हमेशा कम रहती है। गरीबों की, मजदूरों की संख्या हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, अब समझिए, ये कहते हैं कि ये जो अमीर लोग होते हैं, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं, ये अमीर लोग मुट्ठी भर लोग होते हैं, यानी संख्या में कम होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इनका शोषण करते हैं, यानी इस वर्ग का शोषण करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, ये कहते हैं कि ये इनसे काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं और इनको काफ़ी कम पैसा मिलता है। तो ये शोषक, इनको इन्होंने क्या बोल दिया मार्क्सवादियों ने? इनको बोल दिया शोषण करने वाला, यानी ये शोषण करते हैं। ठीक है, ये शोषण करते हैं और ये शोषित हो गया, यानी इनका शोषण हो रहा है। तो इस तरीके से फिर बाद में ये क्या कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, यानी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये जो गरीब लोग थे, जो गरीब लोग हैं, ये क्या होंगे? परेशान हो जाएंगे व्यवस्था से, ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये क्या कर देंगे? क्रांति कर देंगे, यानी कि संघर्ष कर देंगे। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये क्रांति या संघर्ष कर देंगे और ये हमला कर देंगे किस पे? पूंजीपतियों पे, अमीर वर्गों पे, और इन पे हमला कर देंगे और इनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? वर्ग व्यवस्था जो थी, वर्ग जो समाज में 2 वर्ग थे, वो वर्ग व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सब बराबर हो जाएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा? मार्क्सवाद पूरी तरीके से आ जाएगा, ऐसा इनका मानना है। तो ये व्यवस्था, ये समाज में बटे हुए 2 हिस्सों में, इस तरीके से पूरी इनकी थ्योरी थी। अब ये तो हो गया इनका दृष्टिकोण क्या है, लेकिन हमें पेपर में बताना है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी उपागम का क्षेत्र समझाना है। तो समझिए, देखिए भारतीय राजनीति को समझने के लिए क्लासिकल 2 तरह का मार्क्सवाद हमें समझना है। एक तो है क्लासिकल जो कि प्राचीन आप समझ लो, और दूसरा है नव मार्क्सवादी यानी कि नया। दोनों अवधारणाओं का प्रयोग भारत में किया गया है। ठीक है, मार्क्सवादी अवधारणा जो है वो भारतीय राजनीति को जानने के लिए मार्क्सवादी राजनीति कार्यकर्ताओं के द्वारा यूज़ की जाती है, जो पॉलिटिकल जो विद्वान होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके द्वारा की जाती है, या जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा होती है, राजनीतिक दल होते हैं, उनके द्वारा लाई जाती है। ठीक है, और ये एक तरह से आप देखिए, उदारवादी हमने पढ़ा था ना, ये आप मानिए कि उदारवादी से बिल्कुल अपोजिट है। उदारवादी का उल्टा समझिए इसको, मार्क्सवादी को बिल्कुल अपोजिट। मार्क्सवादी अवधारणा की तुलना में उदारवादी धारणा भारतीय राजनीति को जानने के लिए ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ज़्यादातर जो है उदारवादी व्यवस्था को अपनाया गया था, मार्क्सवादी को ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे, क्योंकि मार्क्सवादी धारणा जो है उसका मुख्य उद्देश्य वर्ग संबंध है। वर्ग मैंने आपको बताया ना, 2 वर्ग है, एक अमीर एक गरीब, एक दिन क्या होगा? क्रांति होगी, ये पूरा इनका कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ये बोलते हैं। आगे देखिए,
इसमें वर्ग जो संबंध है उसकी व्याख्या करते हैं, ये राज्य की भूमिका के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन इस अवधारणा का प्रमुख सिद्धांत जो है वो वर्ग संबंधों में परिवर्तन की व्याख्या करना है। ये जो होते हैं ये मजदूरों, किसानों के आंदोलन के मुद्दों को ऊपर उठाना, राज्य की भूमिका के बारे में जानकारी देना और राज्य एवं विभिन्न वर्गों के बीच में जो आंतरिक संबंध होते हैं इसका पता लगाया जाता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। अब देखिए वर्ग संबंध समझिए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू जो है वो वर्ग संबंध है। दो वर्ग होते हैं इनके अकॉर्डिंग। एक वर्ग जो होता है वो शोषण करने वाला होता है और एक वर्ग जो होता है वो शोषित होता है। वर्ग संबंध उत्पादन का सामाजिक संबंध है। इनमें उत्पादन के साधन, कार्य करने के तरीके और उसका वितरण जो है शामिल है। उत्पादन के जो साधन होते हैं उसको वो किसके पास होते हैं? पूंजीपतियों के पास होते हैं। उन पे कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है? वो पूंजीपतियों को होता है। ठीक है, ये सब। और साधनों में भूमि, प्राकृतिक संसाधन, तकनीक, उत्पादन के तरीके, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और उत्पादन का वितरण का मतलब मजदूरी का वितरण है। अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। कृषि में मुख्य रूप से भूमि और प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, उद्योग, सेवा क्षेत्र, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, वितरण का मतलब यहाँ पे क्या है? उत्पादन का वितरण का मतलब यहाँ पे मजदूरी के वितरण से है। अर्थव्यवस्था को ये 3 प्रमुख क्षेत्रों में पहचानते हैं। कृषि का मुख्य रूप में आपको पता है कृषि में क्या आ जाएगा? भूमि वगैरह आ जाती है, प्राकृतिक संसाधन वगैरह ये सब आ जाते हैं। उत्पादन के साधनों पे जो आधिपत्य होता है यानी जो कंट्रोल होता है उसके आधार पर ही विभिन्न वर्गों की पहचान की जा सकती है। आप हमेशा देखोगे जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? पूंजीपति का होता है, यानी कि जो ताकतवर होते हैं उनका कंट्रोल होता है, उसी के आधार पर पहचाना जाता है। ये कहते हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्था क्षेत्र में उन्हें पहचाना जा सकता है। मार्क्सवादी अवधारणा जो है वो भारत में मुख्य रूप से वर्ग संबंध को स्थापित करने के लिए प्रयोग में किया गया था, खासकर कृषि और उद्योग में। अब यहाँ पे समझिए, जो मार्क्सवादी लोग हैं ये जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, इनको, जो मजदूर होते हैं इनको भड़काते हैं। किनके खिलाफ? उद्योगपतियों के खिलाफ। ठीक है, ये कहते हैं कि जो उद्योगपति हैं, उद्योगपति जो होते हैं, जो जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, ये तुमको लूट कर या फिर तुम्हारा शोषण करके ही अमीर बनते हैं। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में भरा जाता है। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य को लेकर विभिन्न वर्गों की पहचान की जा सकती है, मैंने आपको बता दिया था। आगे देखते हैं। मार्क्सवादी अवधारणा में भारत में मुख्य रूप से वर्ग संबंध को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर कृषि और उद्योग में, ये भी बता दिया था। आगे देखते हैं। कुछ अन्य प्रयास भी हुए हैं जहाँ वर्ग का संबंध अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से लिया जाता है, लेकिन इनका संबंध क्लासिकल मार्क्सवादी जो प्राचीन अवधारणा थी, ठीक है, अवधारणा से नहीं बल्कि गैर आर्थिक पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया ये मार्क्सवादी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान जो है उसकी मुख्य विशेषता। यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है। भारतीय संविधान वाले में से आपका मूल कर्तव्य वाला चैप्टर भी आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और यहाँ से आपका जो DPSC है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यानी इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंसेगा और पहले वाले में जो आपको मार्क्सवादी, उदारवादी और गांधीवादी 3 में से एक क्वेश्चन आएगा और इन 3 में से एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको तैयार करके जाना है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि भारतीय संविधान जो है उसकी मुख्य विशेषता बताऊं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने हेडिंग लिख दिया, आप इसी चीज़ को पेपर में लिख कर इसको याद कर लो, पेपर में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो आप उसको स्किप करके जो आपको आसान क्वेश्चन लगता है पेपर में आप उसको अटेम्प्ट करना, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दे रखे हैं, सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार दे रखे हैं यानी कि हमारा जो भारतीय नागरिक है उन सभी को कुछ बेसिक मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जिसके तहत वो आसानी से अपना जीवन जी सके। जैसे उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला हुआ है, सभी अपने धर्म को मान सकते हैं, ये सब हमारे मौलिक अधिकारों में आ जाते हैं। तो सभी को मौलिक अधिकार मिल रखे हैं ताकि वो अपना विकास कर सकें। इसके बाद आपको पता है भारतीय संविधान जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी को वोट देने का अधिकार देता है। ठीक है, जो भी हमारे देश में 18 साल के प्लस हो गए हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग रूप के हों, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, पूरे भारत में वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इसके बाद है मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार तो आपको पता लग ही गए, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी होते हैं। हमारे भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे देश की संपत्ति का सम्मान करना, हमारे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाना, ये हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं। देश प्रेम, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, ये सब, तो ये मूल कर्तव्य के कुछ उदाहरण हो जाएंगे। आगे मूल कर्तव्य भी बताऊंगा। ठीक है, तो मूल कर्तव्य का भी विवरण है,
हमारे संविधान में। फिर क्या है हमारे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर अपना जो फैसला है वो सुना सकती है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारा जो संविधान है वो मिश्रण है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। कठोर से मतलब है इतना कठोर नहीं है कि हमारे संविधान में कुछ भी चेंज ना किया जा सके, ठीक है, कोई नई चीज़ ना लाई जा सके, इतना कठोर नहीं है। और ना ही हमारा संविधान इतना लचीला है कि आसानी से कोई इसको कोई भी बदल दे, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद हमारे पूरे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है सिंगल नागरिकता, यानी कि जैसे कि इसका मतलब है आपकी नागरिकता जो होगी वो होगी इंडियन, यानी कि भारतीय, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई जम्मू कश्मीर में रहता है तो उसकी नागरिकता क्या होगी, भारतीय। कोई बिहार में रहता है तो उसकी नागरिकता क्या होगी, भारतीय। कोई साउथ में रहता है उसकी नागरिकता क्या होगी, भारतीय। यानी कि सभी पूरे देश में रहने वालों की नागरिकता एक ही होगी और वो इंडियन कहलाएंगे, ठीक है। और वैसे तो आप कहोगे कि कोई बोलता है मैं पंजाबी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं गुजराती हूँ, वो तो उनका वहाँ के रहने वाले हैं इसलिए वो बोलते हैं, ठीक है। नागरिकता जो उनकी ऑफिशियल होगी वो भारतीय ही होगी, हमेशा याद रखना, हमें इंडियन ही नागरिकता दी जाती है। इसके बाद है संसदीय व्यवस्था। आपको पता है भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसद है, उसके सदन है, वहाँ चर्चा होती है, वाद विवाद होते हैं, वहाँ कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, ये संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। फिर क्या है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों को समान माना जाएगा। जो हमारी सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, सरकार जो होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी। लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार जो भी है वो कर सकते हैं, तो ये धर्मनिरपेक्षता है। कानून का शासन है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट बताए मैंने, इन पॉइंटों को आप याद करके 3-3, 4-4, 5-5 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ना 250 वर्ड की आपकी कमेंट्स लिखनी होती है, टिप्पणी लिखनी होती है। तो आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट नोट्स में आपको 2 टॉपिक दे रखे हैं, एक मूल कर्तव्य यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, और दूसरा गांधीवादी परिप्रेक्ष्य और उत्तर आधुनिकतावाद। तो चलिए पहले मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो संविधान है उसके 42वां जो संशोधन हुआ था, इसमें मूल कर्तव्य का समावेश कर दिया गया था हमारे संविधान के तहत, ठीक है। आगे देखिए, इनका उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो 51A है, यानी 51 का है, इसमें है। इस शुरू में जो मूल संविधान में जो जब जोड़ा गया था उस समय इनकी संख्या 10 थी, ठीक है। कितने थे मूल कर्तव्य, 10 थे। लेकिन बाद में क्या होता है, 2002 में 86वां यानी 86वां संशोधन हुआ संविधान में, उसमें फिर एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, यानी कि 10 पहले थे, एक और जोड़ दिया गया, तो अब कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। अब ये कर्तव्य कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए बेसिक से। आप एक भारत के नागरिक हो, आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, यही कर्तव्य है। जैसे कि देखिए, संविधान का पालन करना है हम सभी को, ठीक है। हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारा देश का झंडा है, जो हमारा राष्ट्रगान है, हमें उसका सम्मान करना है, ये हमारा कर्तव्य है। आज़ादी के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, हमें उसका पालन करना है। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की हमको रक्षा करना है, देश की रक्षा करनी है हमें, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे राष्ट्र की सेवा करनी है। भारत के सभी लोग जो हैं एक एक मिलजुल कर रहने वाली भावना से रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग भाषा, अलग जाति, बहुत सारा भेदभाव है। तो उन सब चीज़ों को भूल कर हमें क्या करना है, एकजुट होकर रहना है। ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य हो जाएगा। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है, उसका महत्व को समझना है, उसको बचाए रखना है। प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे वन, झील, नदी, जीव जंतु, इन सब की हमें रक्षा करनी है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, इसकी भावना से का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हिंसा से हमको दूर रहना है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे कर्तव्य। जैसे कि माता पिता, अभिभावक जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है, ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये हमारे मूल कर्तव्य है। एक है आपका टॉपिक गांधीवादी परिप्रेक्ष्य एवं उत्तर आधुनिकतावाद। तो देखिए, अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसेज, ये नाम की पुस्तक थी रूडोल्फ की, इन्होंने गांधी को उत्तर आधुनिकता का चिंतक बताया था, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि गांधी पर परंपरागत नेता का जो उनके जो विचार थे उनको इन्होंने चुनौती दी थी। इनको लगता था कि गांधी जो किसी एक विशेष वर्ग के नेता हैं, ठीक है, ऐसा लगता था इनको, इसीलिए इन्होंने इसको उत्तर आधुनिकता का चिंतक बताया है। तो देखिए क्या कहते हैं, इनकी राय थी कि गांधी जी एक उत्तर आधुनिकतावादी नेता थे और इनके तर्कों को समझने के लिए उन्होंने उत्तर आधुनिक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता बताई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई उत्तर आधुनिकतावाद ये जो है ये होता क्या है।
तो देखिए इसके लिए इन्होंने इसको पहचानने के लिए कुछ विशेषता बता रखी है। जैसे कि देखिए किसी एक समुदाय को या उसके किसी एक भाग को प्राथमिकता देना, क्योंकि ये मानते थे कि गांधी जी जो है वो किसी एक विशेष समुदाय के ही नेता हैं। दूसरा क्या है, सत्य एक वास्तविकता है, गांधी ऐसा मानते थे, तो ये इसलिए भी इसको उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। और इन लक्षणों के संबंध में जो रुडोल्फ है, जिन्होंने ये बुक लिखी थी इनके ऊपर, इन्होंने गांधी को उत्तर आधुनिकता की श्रेणी में रखा है। गांधी जी जो थे इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिंदू स्वराज, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्योंकि सत्य के साथ इनके जो एक्सपेरिमेंट थे ये इन्होंने लिखी थी। तो इसका भी एग्जाम्पल दिया है रुडोल्फ ने, उन्होंने इसका भी एग्जाम्पल देते हुए क्या तर्क दिया है कि सत्य का प्रयोग ये हर जगह एक समान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये उत्तर आधुनिकवाद से प्रभावित है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। ये आपको 250 वर्ड में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, 2 4 5 लाइन आप और जोड़ के लिख सकते हैं इसमें, आपको मैं यहाँ पे समराइज तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में भी आपका 5 6 7 8 ये क्वेश्चन दे रखे हैं, और 8वें क्वेश्चन में आपको 2 टिप्पणी करनी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे संघ की विधायिका की रचना जो है, रचना उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो उसका संगठन है, कंपोजिशन है, इसके बारे में आपको बात करनी है। ये आपके पेपर का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक दे रखे हैं, और इसमें से आपको 8वें क्वेश्चन में 2 कमेंट्स वाले हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी आपको लिखनी है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि जो आपकी संघ की विधायिका होती है इसकी रचना आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं। संघ की जो विधायिका होती है हमारी, संघ की विधायिका, वो हमारी क्या होती है, संसद, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। संविधान का जो आर्टिकल 79 है, इसके अंतर्गत भारतीय संसद का गठन किया गया है। ये हमारी संघ की विधायिका होती है। भारतीय संसद जो है, इसके अंतर्गत संसद जो है वो, उसमें आप हमेशा ये सुनते हैं कि हमारी संसद जो है वो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। आप यही सुनते हैं ना, राज्यसभा। लेकिन संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी। एक तो राष्ट्रपति भी होते हैं उसमें, और उसके बाद राष्ट्रपति के बाद हमारे संसद के 2 सदन, जिसमें हमारा लोकसभा और हमारा राज्यसभा होता है, ठीक है। तीनों याद रखना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा जो है हमारा वो पहला सदन होता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा जो है हमारा दूसरा सदन होता है, इसको उच्च सदन कहते हैं हम। लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है, इसको भंग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, मान लीजिए गठबंधन की सरकारें हैं, ठीक है, गठबंधन से सरकार केंद्र में चल रही है, विवाद हो जाए आपस में, समर्थन खींच लें, तो ऐसे में सरकार गिर सकती है। यानी कि लोकसभा को एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है, परमानेंट होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जो होता है वो भी कभी रिक्त नहीं रहता, वो भी हमेशा उसको भरा रखना पड़ता है। आगे देखो, अब बात करेंगे राष्ट्रपति पे, फिर लोकसभा पे, फिर राज्यसभा पे। तो भारतीय संसद का अभिन्न अंग होते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। ये संसद की किसी भी बैठक जो होती है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो अभिन्न अंग है इसके, लेकिन फिर भी ये किसी भी बैठक जो होती है, यानी उसकी जो मीटिंग होती है उसमें नहीं बैठते, उसमें नहीं रुकते, ठीक है। एवं संसद की कार्यवाही में ये हिस्सा नहीं ले सकते। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, सदन को चलाने का निर्देश दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, राष्ट्रपति क्या करते हैं, सदन को चलाने का निर्देश देते हैं, या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी इनको प्राप्त है। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। आपको पता होगा कि जैसे कि मान लो कोई विधेयक कानून बनने के लिए राज्यसभा में पारित हो जाता है, ठीक है, पास हो जाता है, फिर वो लोकसभा जाता है, लोकसभा में मान लीजिए पास हो जाता है, लेकिन जब तक उसमें राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो बन ही नहीं सकता। बेशक से उसको दोनों सदनों ने पास कर दिया हो, लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, यदि दोनों सदन की बैठक नहीं हो, मान लो बैठक नहीं चल रही, उस समय में कोई सत्र नहीं है, तब भी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के द्वारा कानूनों को लागू कर सकते हैं। हालांकि ये अध्यादेश के जरिए होता है, और अध्यादेश जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। फिर भी ये अध्यादेश जो है संसद द्वारा पारित अध्यादेशों के समान ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको परमिशन दी है, तो वो वैसे ही कानून की तरह ही माने जाते हैं। इसके बाद है लोकसभा। लोकसभा जो निम्न सदन होता है, इसको जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे जो एमपी होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं हमारे, जो इसको सांसद कहा जाता है, जो लोकसभा के सांसद होते हैं उसको हम डायरेक्ट चुनते हैं। यानी कि अगर जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो आप जाके वोट कर सकते हो अपने सांसद के लिए, ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है चुनाव।
तो प्रत्यक्ष रूप से हम इनके सदस्यों का चुनाव करते हैं और लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या रखी गई है वो 545। इसमें से 530 सदस्य जो होते हैं राज्यों से आते हैं, जबकि 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और यही था मेन। अब चलते हैं हम आगे राज्यसभा पे। राज्यसभा की बात करें तो संविधान के अनुसार राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है। आपको पता है ये स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें 250 इसकी संख्या रखी गई है। इसमें 12 सदस्य जो होते हैं उसको राष्ट्रपति अपने आप मनोनीत करते हैं। वो 12 सदस्य कहीं से भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करा उसको वो कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, उसको बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये स्थायी सदन होता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और खाली पदों पे तुरंत चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी जो आपातकालीन शक्तियाँ होती है, इमरजेंसी वाली पावर होती है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए हमारा संविधान जो है इसका पार्ट 18 यानी कि भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, यानी कि 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल जो है ये क्या है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें इमरजेंसी का प्रावधान है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा सकते हैं। कब कब लगा सकते हैं ये समझिए। मान लीजिए देश में कोई युद्ध हो जाए या बाहरी कोई आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या लगाया जाएगा, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 356। ये कब लगाया जाता है, जब मान लो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र, वहाँ की सरकार फेल हो जाए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा संघर्ष दंगे हो जाए, ऐसे में सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है और वहाँ की सरकार की सारी पावर जो है वो चली जाती है, राष्ट्रपति शासन हो जाता है, राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है। और इसके बाद सरकार, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा आर्टिकल जिसके तहत आपातकाल लगाया जाता है। तीसरा होता है हमारा 360 यानी अनुच्छेद 360। ये कब होता है, ये केवल तभी लगाया जाता है जब देश में वित्तीय आपात की स्थिति घोषित हो जाए, यानी वित्तीय रूप से देश डूब जाए या कोई समस्या आ जाए, तब ये लगता है। और इसके अलावा वीटो पावर भी होती है राष्ट्रपति के पास। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर सिग्नेचर कर सकता है, नहीं तो फिर उसको रोक सकता है, लंबे समय तक उसको रोक सकता है, तो वीटो पावर हो जाती है। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय जो होती है उससे किसी मुद्दे पे परामर्श भी ले सकता है। ठीक है, परामर्श, मान लो वो परामर्श देता है तो जरूरी नहीं है कि बाध्य है उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं, उसकी मर्जी है, लेकिन राष्ट्रपति ले सकते हैं, ये भी उसकी आपातकालीन शक्ति या विशेष शक्तियों में ही मान लीजिए आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जाति का बदलता स्वरूप बताइए, यानी कि जो नेचर जो है कास्ट का वो बदल रहा है वो आपको समझाना है। तो देखिए भारत देश जो है, भारत देश एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है। विविधता का मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं, उनकी विचारधारा अलग है, वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, बोलचाल अलग है, संस्कृति अलग है, उनके तौर तरीके अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। यानी भारत में बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, और इस विविधता वाले देश में जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है। आप भी किसी न किसी जाति से संबंधित होंगे, तो जाति से अभिप्राय सामाजिक समूहों के संबंध से है। ठीक है, जाति व्यवस्था जो है वो किसी न किसी रूप में दुनिया के प्रत्येक हिस्से में पाई जाती है। दुनिया भर में आप देखोगे जाति हर जगह मिलती है, लेकिन एक सामाजिक कुरीति के रूप में यह हिंदू समाज की विशेषता है, यानी कि इसको कुरीति के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार समाज में श्रम विभाजन किया गया, यानी काम का डिवाइड किया गया, ठीक है, वर्ण के अनुसार। और बाद में इसी का विकृत रूप जो है वो जाति व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था के रूप में सामने आया। जाति व्यवस्था के सामान्य लक्षण क्या है और इसका बदलता स्वरूप, आपसे पेपर में यही पूछा हुआ है कि इसके बदलते स्वरूप पे चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखिए जाति व्यवस्था जो है समाज के समूहों में विभाजन करती है। समाज का समूह जो है उसमें डिवाइडेशन आपको जाति के रूप में दिखेगा। इसके अलावा क्या है, हिंदू समाज जैसे कि आप देखोगे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से विभाजन। इस विभाजन में ब्राह्मण जो है उनको उच्च स्थिति मिली हुई है और जो शूद्र है उसको निम्न स्थिति मिली हुई है, यानी निचला स्तर। जाति की सदस्यता जो होती है वो जन्म पे आधारित होती है। एक बार जिस जाति में जन्म ले लिया तो वो उसी जाति का हो गया, उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, ये अपनी इच्छा पे निर्भर नहीं करता कि हम बदल लें कल को अपनी जाति, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं, एक निश्चित उनका हर जाति का निश्चित व्यवसाय होता है। ठीक है, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा वैधानिक प्रावधान हो गए, यानी कि कुछ ऐसे कानून बन गए जिसके कारण जाति में विवाह करना अब अनिवार्य नहीं है। अगर एक
किसी भी जाति का व्यक्ति किसी दूसरी की जाति के घर में शादी कर सकता है। मतलब अब कानून के तहत ये पॉसिबल है, पहले ऐसा करते नहीं थे, ठीक है, पहले के समय में। तो अब ये अनिवार्य नहीं रहा। और जातिगत व्यवसाय, पहले क्या होता था भाई, एक जाति होती थी, जैसे कुम्हार है, उसका काम मिट्टी के बर्तन ही बनाना था, उसके बेटे भी वही बनाएंगे, उसके बेटे भी वही बनाएंगे, ऐसा चलता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। लेकिन अब ये भी कंपलसरी नहीं है कि भाई उसकी जाति चाहे कुछ भी हो, वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। तो ये वाला व्यवस्था जो सिस्टम है वो भी खत्म हो गया। आगे देखिए, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का संतरण जो पाया जाता था, वो विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध में अनेक प्रकार के प्रतिबंध पाए जाते थे। पहले क्या होता था, ऐसे रूल बने होते थे कि भाई निचली जाति के जो कुछ जाति ऐसी थी उसको नीची जाति बोला जाता था, उनके गाँव ही अलग होते थे, उनको छुआ नहीं जाता था, बहुत सारे भेदभाव होते थे, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अब कानून के तहत खत्म कर दी गई है। प्रत्येक जाति के सदस्यों में अपनी जाति की श्रेष्ठता की भावना होती है। हर हर व्यक्ति अपनी जाति की श्रेष्ठ मानता है, उसके अंदर भावना होती है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में राज्य की नीति, भूमि सुधार, आरक्षण, ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि जैसे ही आज़ादी मिलती है देश में, उसके बाद संविधान वगैरह लागू कर दिया जाता है। संविधान लागू किया जाता है तो कई सारे कानून बनते हैं, और जो निचली जाति के होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, और उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ये बदलता हुआ स्वरूप है, यानी कि अब बदल रहा है सिस्टम। आज़ादी के पश्चात भारतीय संविधान ने जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव पे भी प्रतिबंध लगा दिया। जो SC है, ST हैं, OBC है, इनको आरक्षण की शुरुआत कर दी। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं, तो आप ये बता सकते थे। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन है, इसमें टिप्पणी लिखनी है 2 टॉपिक पे। एक पहला टॉपिक है आपका धर्मनिरपेक्षता विरोधी, जिसको हम एंटी सेक्युलरिज्म कहते हैं। देखिए, संविधान सभा में आपको पता है चर्चा होती थी, हर एक टॉपिक पे बहस होती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था एंटी सेक्युलरिज्म। इसमें क्या था कि इस पर बहुत गर्मा गर्म चर्चा हुई, बहुत वाद विवाद हुआ उसको, और उसके बाद इनको धर्मनिरपेक्ष विरोधी का नाम दिया गया। इंग्लिश में इसको एंटी सेक्युलरिज्म कहा जाता है और हिंदी में धर्मनिरपेक्षता विरोधी। तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इसको मानने वाले के अनुसार वह धर्मनिरपेक्षता के विरोधी नहीं है। यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों को बराबर मानना, ठीक है, किसी एक धर्म को महत्व ना देना, इस चीज़ को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारत भी धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सभी धर्मों को समान माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि इसको मानने वाले, ये जो एंटी सेकुलरिज्म वाले लोग हैं, ये धर्मनिरपेक्षता के विरोधी नहीं है। ये इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि भाई सबको सम्मान नहीं देना चाहिए या किसी एक धर्म को महत्व देना चाहिए, ऐसा नहीं। इनका कॉन्सेप्ट अलग है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि धर्म और राज्य, यानी कि जो धर्म है और जो राज्य यानी जो सरकार है, इसको अलग अलग मानने के सिद्धांत का विरोध करते हैं। यानी धर्म और राज्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। ये कहते हैं कि ये सांप्रदायिक कट्टरवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों के ये विरोधी हैं, ठीक है। इनका मानना है कि भारतीय समाज की जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक है, भारतीय समाज के लोग धार्मिक है, इसलिए यहाँ पे धर्म और राज्य अलग नहीं हो सकते, दोनों को एक जैसा होना चाहिए, इनका कहना है। वे सभी धर्मों का सम्मान, ठीक है, समान सम्मान देने के पक्षधर है। यानी कि सभी धर्मों को सम्मान तो वो बराबर देते हैं, लेकिन धर्म और राज्य को अलग अलग देखना ये पसंद नहीं करते, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, एंटी सेकुलरिज्म वाले। तो इस मत को मानने वालों में जैसे भीखू पारेख हो गए या TN मदान और आशीष नंदी, ये मेन थे, ये इस मत को मानते थे, यानी इस विचारधारा को मानते थे। राजीव भार्गव जी जो है, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की दोबारा से व्याख्या करने की मांग करी। इन्होंने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे दोबारा ध्यान देने को कहा। तो ये क्या था, धर्मनिरपेक्षता को दोबारा से कैसे बदला जा सकता है या क्या मांग थी, इसे समझिए। तो पहला ये था कि धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक विविधता के संदर्भ में जांचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में विभिन्न धर्मों को, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो उन सबको नज़र में रखकर धर्मनिरपेक्षता जो है इसको दोबारा से परिभाषित करने की आवश्यकता है, ऐसा राजीव भार्गव का कहना था। फिर ये कहते हैं कि विविधता को सत्ता संबंधों के साथ जोड़कर समीक्षा की जानी चाहिए, कि ये जो हमारे यहाँ पे विविधता है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलग धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। यहाँ का कल्चर आपको हर जगह अलग देखने को मिलेगा, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी आप चले जाओ, लोगों का पहनावा, रहन सहन, सब कुछ चेंज आपको मिलता है। तो ये विविधता है हमारे देश में, ठीक है। तो विविधता को सत्ता संबंधों के साथ जोड़कर समीक्षा की जानी चाहिए, ऐसा इनका विचार था। फिर ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता कि किसी धर्म के विरुद्ध है, बल्कि क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में तो सभी धर्मों को समान और बराबर माना जाता है, तो ये भी बताना चाहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत के साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य
सभी धर्मों का सम्मान कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है लाइफ में, एक उसूल होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि लोगों के बीच में सैद्धांतिक दूरी हो, एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच में सैद्धांतिक दूरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि एक ऐसा देश जो धर्मनिरपेक्ष है उसमें सभी धर्मों का सम्मान कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कृषक आंदोलन की विशेषता, यानी कि जो किसानों का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसकी विशेषता आपको बतानी है। देखिए ये ना आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो ये जो मैंने आपको बता रखा है आंसर, आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके 250 वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आपको समराइज तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। किसानों का आंदोलन जो था वो किसके खिलाफ था, पहले तो ये सोचिए। देखिए जमींदारों के खिलाफ होता था, साहूकारों के खिलाफ होता था, और अंग्रेजों के जो एजेंट थे इनके खिलाफ। क्यों होता था इनके खिलाफ? क्योंकि ये लोग जो थे ये किसानों का शोषण करते थे। जमींदार जो थे ये किसानों का शोषण करते थे। साहूकार उनको ब्याज पे पैसे देते थे, बाद में पूरी ज़िंदगी ब्याज ही भरते रहो, ये सिस्टम था। उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। अंग्रेज के एजेंट भी उनको परेशान करते थे। तो ये इनका शोषण करते थे, इसलिए किसानों ने क्या करा, आंदोलन किया। 20वीं सदी में राजनीतिक दलों ने किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया, ठीक है। जो भी राजनीतिक पार्टियां थी वो किसानों को एकजुट करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को पता था कि जो किसानों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत की 80% से ज़्यादा जो जनसंख्या होती थी वो कृषि या उससे संबंधित कार्यों में लगी रहती थी। ऐसे में किसानों को अपने साथ जोड़ना यानी कि एक बहुत बड़े समुदाय को जोड़ना था, ठीक है। इसीलिए जो राजनीतिक पार्टी थी वो किसानों को एकजुट करने में लगी थी। किसानों के एकजुट होने के कारण कई किसान यूनियन भी बन गई। किसानों की यूनियन बन गई यानी उनके संगठन बन गए। और ये संगठन यूनियन जो होते थे ये दबाव समूह के रूप में काम करते थे, यानी कि सत्ता से, सरकार से किसी चीज़ को मनवाने के लिए आंदोलन करके उसको मनवा सकते थे, ठीक है। क्योंकि एक दबाव समूह के रूप में काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी लोगों का समर्थन इनके साथ था। देश भर में किसानों की यूनियन बनने लगी, पूरे देश में। केवल उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी अपनी किसान यूनियन उनकी होती थी। हर जगह मतलब किसानों की यूनियन होने लगी थी। किसान जो होते थे इनकी मेनली जो इनके मूवमेंट होते थे, इनके जो आंदोलन होते थे वो किस चीज़ पे होते थे? या तो ये बिजली की सब्सिडी वगैरह मांगते थे, या इनकी आय को बढ़ाने के लिए कहा जाता था। फसल जो इनकी होती थी नष्ट हो जाती थी तो उसका बीमा हो गया, या फिर मुआवजा की मांग करते थे, ठीक है। फसल की जो उचित मूल्य इनको नहीं मिल पाता था, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके खेती करते थे, और जब ये अपनी फसल बेचते थे तो वो कीमत नहीं मिलती थी। इसीलिए उचित मांग करते थे कि उनको अच्छा दाम मिले। और इनके आंदोलन में हमें किसानों की एकता दिखाई देती है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन होता था वो बड़े लेवल पे हो जाता था, यानी हर किसान उसके समर्थन में आ जाता था, और इन्हें आम जनता का भी सपोर्ट मिलता था, ठीक है। तो ये किसान आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं, आप इसे बता सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताइए। तो नीति निर्देशक सिद्धांत पे पहले आप समझिए कि देखिए दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका आता है मूल कर्तव्य का क्वेश्चन पेपर में, जो मैं आपको करा चुका हूँ। एक आता है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम DPSC कहते हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSC हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है ध्यान से। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? ये नागरिक के कर्तव्य होते हैं। आप भारत के नागरिक हो तो आपके कुछ मूल कर्तव्य होंगे कि आप अपने देश के झंडे का सम्मान करो, आप अपने देश की राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करो, ठीक है। आप देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो ये हमारे कुछ मूल कर्तव्य होते हैं, यानी कि संविधान जो हमें मूल कर्तव्य बताता है वो नागरिकों के लिए, यानी जनता के लिए, हमारे लिए। लेकिन DPSC ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमारे लिए नहीं है, ये नागरिक के लिए नहीं है। ये किसके लिए? ये सरकार के लिए। यानी कि संविधान जो है वो राज्य को, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार है, ठीक है। संविधान जो है वो राज्य को यानी सरकार को कहता है कि वो अपनी जनता के कल्याण के लिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू करें, ठीक है। ये हो गया, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो DPSC है यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें ये होता है कि सरकार जो होती है वो बाध्य नहीं होती, यानी सरकार बिल्कुल भी बाध्य नहीं है इसको लागू करने के लिए। संविधान कहता जरूर है कि आप जनता के कल्याण के लिए इसको लागू कीजिए, लेकिन सरकार मजबूर नहीं है। सरकार चाहे तो कर भी सकती है और नहीं चाहे तो ना भी कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो चलिए समझते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान द्वारा राज्य को निर्देशित सिद्धांत है, यानी कि सरकार के लिए ही है। जबकि मूल कर्तव्य जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? नागरिकों के लिए होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन है वो आपको किस में मिलेगा? संविधान का जो भाग 4 है, यानी कि जो संविधान का पार्ट है 4,
उसमें आपको आर्टिकल में मिलेगा, कौन से आर्टिकल, यानी 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल में आपको इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, सभी वर्गों को न्याय मिल सके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल्याणकारी योजना यानी जनता के लिए ऐसी पॉलिसी सरकार बनाए जिससे कि जनता को बेनिफिट हो, यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, सभी वर्गों को न्याय मिल सके। तो इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। ठीक है, अगर मान लो ये स्थापित हो गया तो जो समाज है उसकी स्थिति जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब देखिए, जो हमारी सरकार है, सरकार जो होती है उसने समय समय पर, ठीक है, कानून बनाए जिसके जरिए जनता को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, ये सब नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार ही है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि देखो, जैसे देश आज़ाद होता है उसके बाद सरकारों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कई योजनाएं बनाई थी, कई कार्यक्रम और कानून बनाए। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जनता को फ़ायदा मिल सके। अब इसमें हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल, मैं हाईलाइट करता हूँ, अब उस पर फोकस करना बस। पंचवर्षीय योजना, ये भी उसी के तहत है। पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें 5 साल का पूरा विवरण रख लिया जाता था, एक टारगेटेड चीज़ रख ली जाती है। जैसे कृषि है तो कृषि पे ध्यान देना है, 5 साल में कृषि को इम्प्रूव करना है, पूरी एक योजना बना ली जाती थी। ठीक है, फिर दूसरा देखो, भूमि सुधार कार्यक्रम, सरकार ने समय समय पे क्या किया, भूमि सुधार कार्यक्रम लेके आई। फिर जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, ये भी सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार ही हुआ है। आगे देखो, जो किसानों की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार करना, जो गाँव में असमानता थी उसको दूर करना, जो कमज़ोर वर्ग है उनकी सहायता करना। ठीक है, गरीबों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून बनाए। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर दी कि भाई इतनी मजदूरी तो सबको मिलेगी। ठीक है, ठेके पर मजदूरों की रक्षा करना, गरीबों को मुफ्त कानूनी जो सहायता होती है वो देना, बाल मजदूरी को ख़त्म करना, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करना, औद्योगिक विवाद जो है उसका निपटारा करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना। ठीक है, मातृत्व लाभ के लिए कानून बनाना, समान वेतन लागू करना, यानी कि महिला और पुरुष अगर मान लो एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी समान मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि महिला है तो उसको कम वेतन दे दिया, ऐसा नहीं, सबको समान वेतन मिलेगा। सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण के लिए भी कानून बना दिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी बोर्ड की स्थापना कर दी। जो उद्योग होते हैं ग्रामीण, उनको बढ़ावा दिया। जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं उसके संरक्षण के लिए काम किया, सरकार ने कानून बनाए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग जो इनके हितों की रक्षा के लिए आरक्षण दिया। तो ये सब जो सरकार ने जनता की भलाई के लिए काम करे हैं, ये किससे प्रेरित होकर करें, ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसकी एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है। सीमा का मतलब एक कमी भी है। कमी क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि नीति निर्देशक तत्व जो है इसकी प्रमुख सीमा ये है कि राज्य इन्हें कानूनी रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि संविधान कहता है किसको, राज्य को, यानी संविधान निर्देशित करता है राज्य को यानी कि सरकार को कि तुम जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाओ। लेकिन जरूरी नहीं कि राज्य उन सब चीज़ों को ही फॉलो करे, ऐसा बाध्य नहीं होता। ठीक है, इसके बावजूद भी राज्य का ये नैतिक दायित्व बनता है, यानी सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह इसको लागू करे और जनता की भलाई के लिए काम करे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।